Welcome back all of you. My name is Prachi Soni. I'm from Gyandeep Senior Secondary Public School, and we are here to study the class 11th Physical Geography, Fundamentals of Physical Geography, this book. So we have already completed the first chapter from this book, and if you are new to the series, I would request you to please complete the previous chapters and then refer to this video. From today, we would be starting with the chapter number 2. The chapter number 2 talks about the origin and evolution of the earth. How earth is what we see today, and how the planets, universe, stars, everything, moon, sun, how all these celestial bodies emerged, and how all of them were formed, and their evolution. So the beginning of the chapter is very nice, as it says that you must remember that when you were kids there was a poetry, Twinkle Twinkle Little Star, and back then all of us wondered what is this poetry all about, how does star form, how does star twinkle. हम लोग सब सोचते थे कि ये स्टार्स ट्विंकल कैसे करते हैं. सब लोगों ने सोचा होगा हम कभी स्टार्स तक पहुंच पाएंगे या नहीं. हमको बचपन में ऐसा बोल दिया जाता था ये जो स्टार्स हैं ये हमारे डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं जिनकी डेथ हो जाती है तो वो स्टार बन जाते हैं. सो ऑल दीज स्टोरीज वर गिवन टू अस एज किड्स. क्या कितने स्टार्स हैं, हम गिन भी पाएंगे, इनको गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं, ये स्टार्स किसके बने होते हैं और ये क्यों हैं. ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज क्वेश्चंस वी हैड इन आवर माइंड व्हेन वी वर किड्स एंड व्हेन वी वर स्मॉल. So in this chapter we would be dealing with how these stars were formed, specifically about how these stars were formed. There are other aspects also apart from stars. We would be seeing planets and theories, but specifically about these stars. So there are two distinct theories. One is the early theories, which means before the technology was very readily available, there were certain scientists who gave up their theories. So those theories are known as early theories, and then there were modern theories which came later. The earlier theories were concerned more about the evolution of Earth particularly, but the modern theories catered to the evolution of universe as a whole, origin of universe. अगर यूनिवर्स का ओरिजिन पता चल जाएगा तो अपने आप इंडिया का ओरिजिन और अर्थ का ओरिजिन पता चल जाएगा. अर्थ के ओरिजिन पता चलने के बाद ऑब्वियसली हम सारे कॉन्टिनेंट्स को लाइन में कर लेंगे. तो सबसे ज़रूरी था यूनिवर्स का पता करना. बट वी वुड बिगिन विद अर्ली थ्योरीज फर्स्ट. अर्ली थ्योरीज यानी बहुत शुरू, अर्ली और मॉडर्न से ही समझ में आ रहा है, पुरानी थ्योरीज थोड़ी. सो बहुत सारे हाइपोथेसिस दिए गए थे इस टाइम पे बाय फिलोसोफर्स एंड साइंटिस्ट. एक जो बहुत पॉपुलर था वो दिया था एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, जर्मन फिलोसोफर थे जिनका नाम था इमैनुअल कांट, एंड लाप्लेस वाज अ जर्मन मैथमेटिशियन हु लेटर रिवाइज्ड दी थ्योरी. रिवाइज्ड की थ्योरी का मतलब क्या होता है, मैंने बोला द थ्योरी वाज ABCD and somebody else came and said the theory is ABCD E और F. मतलब आपने कुछ उसमें एडिशन कर दिया, जो चीज़ पहले थी उसको थोड़ा बहुत सही कर देना, उसको रिवाइज्ड दी थ्योरी कहते हैं. So the theory was given actually by Immanuel Kant, which was revised not just once but a lot of time. स्टार्टिंग में जो हम स्टार्टिंग वाली थी उसको लाप्लेस ने किया था in the year 1796. तो ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय इमैनुअल कांट, जो एकदम अपने बिगिनिंग स्टेज पे था, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी जो planets were formed out of a cloud of material associated with youthful sun. मतलब जो सन था बहुत यूथफुल स्टेज में रहा होगा, बहुत छोटी स्टेज में था, एंड क्लाउड्स सन के ही मटीरियल से फॉर्म हुए थे क्लाउड्स. लेटर 1900 में चैम्बरलिन और मोल्टन ने कंसिडर किया कि जो वॉन्डरिंग स्टार था इसने सन को अप्रोच किया था. डिफरेंस क्या है, जो पहले थ्योरी थी वो ये कह रही थी कि एक जो सन था, सन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था और सन की वजह से क्लाउड बन गए और क्लाउड बाद में जाके प्लैनेट बन गए. द लेटेस्ट स्टोरी इज सेइंग कि सन भी था और जो ये क्लाउड्स थे ये एक वॉन्डरिंग स्टार था और वो सन से आके टकरा गया. और इसकी वजह से क्या हुआ, एक सिगार शेप्ड एक्सटेंशन.
सिगार शेप्ड एक्सटेंशन का मतलब हो गया कुछ जैसे अगर इफ दिस इज योर सन, तो इससे एक सिगार शेप्ड एक्सटेंशन मतलब कुछ बाहर को निकलने लग गया इस तरह से, और फिर ये चीज़ धीरे धीरे करके डिटैच हो गई, अलग हो गई फ्रॉम द सन, एंड इट वाज लेटर नोन एज क्लाउड्स और प्लैनेट्स जो लेटर बने। लेटर ये जो चीज़ अलग हुई थी ये कंडेंस होके प्लैनेट बन गए। फिर सर जेम्स जीन्स एंड लेटर सर हैरोल्ड जेफरी ने इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट किया। इवन लेटर 1950s में ये जो आर्ग्यूमेंट्स थे इनको बोला जाता था बाइनरी थ्योरीज, कंसिडर एक कंपेनियन कि सन के साथ और भी चीज़ें थी को एग्जिस्ट कर रही होंगी जिनको हमने बाइनरी थ्योरीज बोला। बेसिकली इनका मतलब क्या है कि हमने ये अज्यूम किया कि जो सन था उसके आसपास और भी चीज़ें थी, ऐसा नहीं था सिर्फ सन खाली था, तो इट इज़ नोन एज बाइनरी थ्योरीज। 1950 में श्मिट्स और कार्ल वाइसाकर ने, जर्मनी के थे दोनों, उन्होंने ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया था, इमैनुअल कांट ने दिया था, उसको फिर से रिवाइज किया एंड थोड़ा सा डिटेल इनके अलग हो गए थे। नाउ व्हाट दे कंसिडर्ड वाज, इन्होंने देखा कि पहली चीज़ इन्होंने ये बताई कि हर वो चीज़ जो कि आपके यूनिवर्स में है इट इज़ मेड फ्रॉम एवरीथिंग फ्रॉम नेबुला क्लाउड। ये किससे बनी हुई है, नेबुला की क्लाउड से बनी हुई है। एंड जो स्टार, सबसे पहले स्टार्स बने हैं फिर सन बना है। जनरली जो स्टार फॉर्मेशन का ईयर है वो आपका 1 से 10 बिलियन ईयर्स है, और सन के केस में इट इज़ 4.5 बिलियन ईयर्स की एज है अभी सन की। सो जो स्टार्स हैं वो पहले बने हैं, सन बाद में बना है, और सन आज की डेट में बिगेस्ट स्टार भी कंसिडर किया जाता है। सो बेसिकली बाकी के स्टार्स पहले बने हैं, देन बिकम सन, एंड सन इज टुडे द बिगेस्ट स्टार इन दी। तो अकॉर्डिंग टू स्मिथ एक क्लाउड था, बहुत बड़ा क्लाउड, जो कि किसकी वजह से बना, हाइड्रोजन हीलियम एंड डस्ट पार्टिकल से मिलकर एक पूरे क्लाउड की फॉर्मेशन। इस क्लाउड में क्या हो रहा था, क्लाउड के अंदर जो ये पार्टिकल्स हो रहे होते थे, बिकॉज स्पेस थी, ओपन था, ये बहुत हाई स्पीड में घूमते थे, दे वर मूविंग एट वेरी वेरी हाई स्पीड। और हाई स्पीड में घूमने की वजह से क्या हुआ, जो लाइटर एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स, लाइटर एलिमेंट्स के बीच में कोलिजन है। अब कोई भी चीज़ आप लोगों को 10 लोगों को मैं एक सर्कल बना के खड़ा कर दूंगी और बोलूँगी अब घूमो ज़ोर ज़ोर से, तो आप लोगों की आपस में टक्कर होगी। जो सूखे हड्डी लोग होंगे, पतले लोग होंगे, आप उनको अंदर की तरफ धक्का दे दोगे, जो हैवी होंगे दे विल बी पुश आउटसाइड। तो सेम वाज द सिचुएशन विद दिस। तो जो लाइटर मटेरियल थे जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, डस्ट, वो तो अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो गए और उन्होंने बॉल बना लिया, बहुत ही छोटा सा एक बॉल बन गया ये मटेरियल्स का। और जो हेवी एलिमेंट्स थे जैसे कि आयरन, फेरस, निकल, ये सारी जो हेवी एलिमेंट्स थे ये बाहर पुश हो गए। तो कोलिजन और फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन क्या होता है, जब किसी चीज़ में ऐसा फोर्स, मतलब मैं जब किसी चीज़ को धक्का दे रही हूँ और जब अपोजिट फोर्स जो उसको स्टॉप करता है उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। तो बार बार टक्कर, कोलिजन, मटेरियल्स में आपस में कोलिजन और फ्रिक्शन हो रही थी, तो इसकी वजह से ये आपस में एक साथ आए, एक फ्यूजन रिएक्शन हुआ और जिसके कारण हमारा सन फॉर्म। बट सन तो फॉर्म हो गया, सन तो फॉर्म हुआ, उसके अलावा देयर वर सम मेटल्स, सम एलिमेंट्स जो हेवी एलिमेंट्स थे वो बाहर निकले, और बाहर निकल के उन्होंने वही सेम चीज़, जैसे कि आपको पता होगा वर्ल्ड में, इंडिया में, अर्थ पे हमारी हैवी मेटल्स, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये सारे बहुत हैवी मेटल्स के बने हैं, हैवी मिनरल्स के बने होते हैं। सो ये जो थे आपके, इसमें से जो पार्टिकल्स निकले उन्होंने भी छोटे छोटे ऐसे करके इकट्ठे हुए, एंड धीरे धीरे करके ये भी बड़ा होता गया, एंड इट फॉर्म्ड फिर ये ठंडे होने लगे दूर जाकर और ये प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो गए। So this was the theory which was given by Schmidt, and जो ये प्रोसेस ऑफ प्लैनेट फॉर्मेशन है, ये तो किससे हुआ, सन किससे हुआ, फ्यूजन रिएक्शन से हुआ, कोलिजन और फ्रिक्शन की वजह से, और जो प्लैनेट फॉर्म हुए वो किसकी वजह से हुए, वो एक्रीशन की वजह से हुए, ACCRETION, एक्रीशन की वजह से सन की प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई। So after the early theories, we would be now talking about the modern theories, which means theories which came a little later,
and which actually researched for the origin of universe rather than just the origin of the earth. So one of the most famous theory in the modern theories is the theory of Big Bang. The Big Bang theory. Big Bang का मतलब हो गया बड़ा सा धमाका. तो अब ये Big Bang क्या था, क्यों था, we would be seeing it in like a few minutes. But before that इन्होंने आपको बोला है the Big Bang theory ऐसा कहती है. Firstly, it is given by Hubble, 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 in the year 1920. So the theory explains that the universe is expanding continuously, which means इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया है. जैसे एक अगर आप एक बलून लोगे एंड देन यू विल बिना फुलाए उसमें अगर आप कुछ डॉट्स ड्रॉ करते हो एंड वंस यू विल ब्लो द बलून, उस जब जैसे जैसे वो फूल जाएगा वो बड़ा होगा एंड उसके साथ साथ उसमें जो उसकी जो डॉट्स होंगे वो भी बलून एक्सपेरिमेंट में दो चीज़ें बताई हैं. जैसे कि जो आप उस पर पॉइंट्स बनाओगे वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, वो मूव अपार्ट करेंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे. एंड द सेकेंड थिंग इज वो जो पॉइंट्स हैं वो भी बड़े हो जाएंगे साइज में. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने छोटे छोटे इतने पॉइंट्स बनाए हैं तो जब आप बलून फुलाओगे तो वो पॉइंट्स भी आपको थोड़े बड़े बड़े से दिखेंगे. तो आप ये एक्सपेरिमेंट को घर पे करके देख सकते हो इफ़ यू हैव अ बलून एंड इससे आपको पता चल जाएगा. बट द प्रॉब्लम है इज कि जो बलून एक्सपेरिमेंट है इससे हमारा ये पॉइंट तो सही है, ये दिस इज एक्चुअली अप्लाइंग टू अर्थ कि जो अर्थ है जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है कंटिन्यूसली. एक्सपैंड हो रहा है कंटिन्यूसली का मतलब धीरे धीरे करके वो अपना साइज अपना एरिया फैलाता जा रहा है, स्प्रेड होता जा रहा है. बट जो दूसरा रिजल्ट आया कि जो पॉइंट्स हैं वो भी बड़े हो रहे हैं, मतलब जो गैलेक्सीज हैं वो भी बड़ी हो रही हैं, उसके हमें अभी तक पूरे अच्छे सपोर्टेड आर्ग्यूमेंट्स नहीं मिले हैं. दैट इज वाई वी वुड लाइक टू से दैट यस जो हमारा यूनिवर्स है उसमें जो गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अपार्ट फैल रही हैं. बट क्या ये गैलेक्सीज भी साइज में बड़ी हो रही हैं या नहीं हो रही है, दिस इज वी आर नॉट श्योर अबाउट. सो दीज आर दी टू थिंग्स. सो बलून एक्सपेरिमेंट से हमको ये तो करेक्टली पता चलता है कि पॉइंट्स आर एक्सपैंडिंग विच मीन्स द गैलेक्सीज आर मूविंग अपार्ट. जो गैलेक्सीज हैं वो धीरे धीरे करके एक दूसरे से दूर जा रही हैं बहुत स्लो स्पीड में. बट लेकिन जो क्या गैलेक्सीज का साइज बड़ा हो रहा है दैट इज नॉट रियली श्योर. So while talking about the Big Bang theory, there are certain features about Big Bang theory which we have to note and remember. The first one is कि जो हमने बात करी कि there was a Big Bang, बड़ा सा धमाका जो था. Before that एक tiny ball था, बहुत छोटा सा बॉल जिसके वॉल्यूम को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, बट जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, इनफाइनाइट था, मतलब नो मेजरमेंट ऑफ दैट टेम्परेचर. बहुत ज़्यादा मतलब बहुत गर्म था. डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी. डेंसिटी का मतलब क्या होता है, आइटम्स जो एटम्स हैं किसी भी चीज़ में वो कितने क्लोजली पैक्ड है एक दूसरे से, उसको हम डेंसिटी बोलते हैं. सो इस केस में जो ये स्मॉल बॉल थी, इसके केस में जो वॉल्यूम था वो बहुत ही अनइमेजिनेबली बहुत ही छोटा था, डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, इनफाइनाइट, और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था. उसके बाद हुआ एक्सप्लोजन, बिग बैंग हुआ. एंड जो बिग बैंग हुआ था वो 13.7 बिलियन ईयर्स अगो बिफोर क्राइस्ट हुआ था, बीसी में हुआ था. और इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो टाइनी बॉल थी ये टूट गई, इसमें एक्सप्लोजन हो गया. अभी यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैम ये एक्सप्लोजन हुआ क्यों, ये बिग बैंग हुआ क्यों. आप देखो इसमें इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, हाई डेंसिटी है और बहुत छोटी है, तो इसके अंदर के जो एटम्स थे वो कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, फ्रिक्शन हो रहा था, जिसकी वजह से जो एनर्जी का अमाउंट था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि अब वो उस कॉन्ट्रैक्चुअल फेस में नहीं रह पा रहा था. सो दैट इज़ वाई जब एक्सेसिव एनर्जी हो गई तो वो बर्स्ट आउट हो गया. तो इसी की वजह से एक्सप्लोजन हुआ. एंड इन दिस एक्सप्लोजन जो ये पार्टिकल्स बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होके साथ में थे, ये एक्सप्लोजन होते ही एकदम से सडन एक्सपेंशन हुआ. सडन एक्सपेंशन की वजह से बहुत दूर दूर चले गए जो आज हम जिनको गैलेक्सीज बोलते हैं. फिर धीरे धीरे ये गैलेक्सीज भी ऐसे छोटी छोटी थी, इनमें एनर्जी बनी, फिर ये इनका ब्लास्ट हुआ और फिर धीरे धीरे करके गैलेक्सीज के आसपास प्लैनेट्स बने और अपनी सेलेस्टियल बॉडीज बनी. सेम हैपेंस विद एवरी अदर गैलेक्सी. तो ये छोटी सी बॉल थी जो कि टूट गई और इसके आसपास
और ये जो पूरे टूटी तो सारी अपने अपने ये डिवाइड हो गए, अलग अलग गैलेक्सीज बनी, इन गैलेक्सीज के अंदर वापस से सब कुछ हुआ, देन सन, देन मून, देन प्लैनेट्स, एवरीथिंग। सो वी आर इन अ मिल्की वे गैलेक्सी, और ऐसी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं पूरे यूनिवर्स में। सो बिकॉज ऑफ दिस टाइनी बॉल का एक्सप्लोजन ये हुआ था, विच वॉज 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। जो हमने थ्योरी पढ़ी बिग बैंग की, गिवन बाय हबल, इसको हम एक्सपेंशन थ्योरी भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस एक्सपेंशन थ्योरी। और ये इसका मतलब ये है कि जो एक्सपेंशन है ये कंटिन्यूसली होता जा रहा है, मतलब आज की डेट में भी जो हमारा यूनिवर्स है, जो गैलेक्सीज हैं वो एक्सपैंड कर रही हैं। जब बिग बैंग हुआ था तो बहुत फास्ट एक्सपेंशन था, बट धीरे धीरे करके अब जो एक्सपेंशन है वो स्लो हो गया है। इसके लिए आप रखो, आप कुछ बहुत सारी पेन्स को एक साथ, बहुत सारे पेन्स को या बहुत सारे इफ यू नो बॉल्स को, छोटी छोटी बॉल्स को, कंचे होते हैं उनको आप बहुत सारे को अपने हाथ में रख लो, एंड व्हेन यू ड्रॉप देम, अचानक से उनको छोड़ोगे तो देयर विल बी सम, जो एकदम से बहुत एनर्जी रिलीज होगी और कुछ बहुत दूर चले जाएंगे, एंड फिर धीरे धीरे कर पेन्स घूमेंगे, तो एक पॉइंट के बाद जो एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब सिंपल सा आप यही देख सकते हो कि जब एकदम से ब्लास्ट हुआ, बिग बैंग हुआ, तो एनर्जी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में थी कि बहुत फास्ट एक्सपेंशन हो रहा था। नाउ द एक्सपेंशन हैज स्लोड डाउन, अब एक्सपेंशन बहुत धीरे हो रहा है। एक्सपेंशन के 3 मिनट के बाद हमारा पहला एटम फॉर्म हो चुका था। अराउंड 3 लाख ईयर्स, एक्सपेंशन के 3 लाख ईयर्स के बाद जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया, अराउंड 4500 केल्विन जो टेम्परेचर था वो हमारा गिर गया, एंड यूनिवर्स जो था वो ट्रांसपेरेंट हो गया। ट्रांसपेरेंट है आपका यूनिवर्स, आपको सब कुछ ब्लैक ब्लैक इसीलिए दिखता है, वो सनलाइट की वजह से, बट एक्चुअली में यूनिवर्स इज ट्रांसपेरेंट। तो ये तो थी हबल की थ्योरी जो बोलती है कि कंटिन्यूअस एक्सपेंशन हो रहा था। इसी के अलावा एक और थ्योरी थी जो कि थी स्टेडीज थ्योरी, स्टेडी थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी, जिसका नाम है स्टेडी स्टेट थ्योरी। तो ये थ्योरी दी थी होयल ने, HOYLE, होयल ने ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा यूनिवर्स है वो कभी चेंज नहीं होता, वो एज इट इज जैसा, वो इसको ये ही सपोर्टिंग दिस कि एकदम से बिग बैंग हुआ होगा और उसके बाद जब पहले मूवमेंट में जितना सब दूर गए वही रुक गए, बट जो हमें जो सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स मिले हैं वो हमें ये मिले हैं कि आज भी जो यूनिवर्स है वो एक दूसरे से दूर जा रहा है, गैलेक्सीज मूव कर रही हैं। सो दैट इज वाई वी कैन कंक्लूड कि जो फिर साइंटिस्ट ने होयल की थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया, और जो ये बिग बैंग थ्योरी थी विच वाज गिवन बाय हबल, उसको एक्सेप्ट किया गया। आई एम रिपीटिंग द बिग बैंग थ्योरी पॉइंट्स अगेन। द फर्स्ट इज, सबसे पहले एक बहुत छोटी सी टाइनी बॉल थी जिसमें बहुत इनफाइनाइट एनर्जी था, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी और बहुत वॉल्यूम में बहुत छोटी थी, अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम था उसका। एक्सेसिव एनर्जी के कारण वो जो बॉल थी वो एक्सपैंड हो गई और टूट गई, और उस दिन को हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, जो कि 13.7 बिलियन ईयर्स अगो पहले हुआ। जब ये बिग बैंग हुआ तो उससे जो ये छोटी सी बॉल थी जब ये टुकड़ों में टूट गई, तो जो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स थे एकदम से दूर एक्सपैंड हुए एट अ वेरी फास्ट स्पीड, फास्ट रेट पे एक्सपैंड हुए, और जब ये दूर चले गए तो फिर ये आपस में अपनी अपनी गैलेक्सीज बन गई और पूरा यूनिवर्स इस तरह से फॉर्म हुआ। आज की डेट में भी हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, बट जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं है, अर्लियर बहुत ज़्यादा थी। अराउंड 3 लाख ईयर्स अगो हमारा जो टेम्परेचर था वो 4500 केल्विन गिर चुका है। उस टाइम से लेके उसके 3 लाख साल बाद टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है आज की डेट में भी। एंड यस, और हमारे उसके 3 मिनट बाद एटम फॉर्मेशन शुरू हो चुका था। सो देयर आफ्टर जो फर्स्ट एटम बन गया था। That's it about the Big Bang Theory. If there is any doubt and questions, please feel free to ask in the comment section, or you can message me about the same. Thank you so much. Have a nice day.